आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा डाइस। डाइस टॉपिक बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, रेलवे की बात करें, व्यापम की बात करें, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका डाइस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में डाइस टॉपिक नहीं आता है तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अगर वो एसएससी का एग्जाम भी देते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डाइस बताना चाहूंगा डाइस होती क्या है। डाइस वही होती है जिससे घर में हम लूडो खेलते हैं, वो आपकी डाइस कहलाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं पासा। जिससे शकुनी मामा जी खेलते थे वो भी डाइस ही होता है। डाइस उनकी वाली जो होती थी वो रेक्टेंगुलर डाइस होती थी, लेकिन अपने जो एग्जाम में आती है उनकी अगर आपने डाइस देखी हो तो थोड़ा सा ऐसी कुछ रहती थी, लंबी ज्यादा रहती थी, लेकिन अपनी जो रहती है स्क्वायर शेप में होती है हमेशा डाइस। तो उसको ना पढ़ के हम वही पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम का पार्ट है। तो हमारी डाइस है स्क्वायर शेप डाइस। डाइस में हमेशा 6 साइड होती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डाइस बना देता हूँ और उस डाइस को बताता हूँ कि डाइस क्या होती है। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनता मुझसे, ड्राइंग में वीक हूँ, तो आप फिगर समझ जाइएगा, आगे आप खुद अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में तो बना ही रहता है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा साइज सही रहता है क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर, मतलब 6 के 6 जो रहेंगे ये साइज में बराबर रहेंगे। जितनी भी उनकी हाइट और विड्थ होगी हमेशा इक्वल होती है। ये डाइस होती है। डाइस पढ़ाने से पहले इसके टाइप्स बताना चाहूंगा कि डाइस कितने प्रकार की होती है। डाइस जो होती है वो हमेशा 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली डाइस होती है स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहली डाइस है आपकी स्टैंडर्ड डाइस है, और उसके बाद जो आपकी डाइस है वो है आपकी जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब, स्टैंडर्ड नाम ही शो कर रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है मानक, स्टैंडर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मतलब उसमें जो फीचर है वो सभी में सेम रहेंगे। उसके बाद है जनरल। जनरल मतलब होता है सामान्य, जनरल पीपल, आम आदमी, सामान्य। लेकिन स्टैंडर्ड बोलते ही अलग समझ में आता है कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड। आप चाहे अपने घर में लूडो खेलें या किसी दोस्त के घर में जाएं, दोनों के घर में जो डाइस मिलेगी वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। स्टैंडर्ड डाइस की सबसे बड़ी खासियत, स्टैंडर्ड डाइस की सबसे बड़ी, पहले हम स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डाइस के बारे में कुछ बता देता हूँ, मतलब मानक पासा होता क्या है। चाहे आप अपने घर में खेलें या किसी और दोस्त के यहाँ खेलें या कहीं भी लूडो खेलते हैं या उस पासे को उठाते हैं, हमेशा आप क्या पाएंगे कि सबका पासा एक जैसा होता है, सबका डाइस एक जैसा होता है। कैसे एक जैसा होता है? हमेशा उसमें 1 के पीछे 6 लिखा होता है, 2 के पीछे 5 लिखा होता है और 3 के पीछे 4 लिखा होता है। आप कोई भी नया खरीद के लाए, आपके घर में पुराना डाइस पड़ा हुआ हो, आप उसमें देखिएगा 1 के पीछे हमेशा क्या होगा, 6 लिखा होगा, 2 के पीछे हमेशा क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा और 3 के पीछे क्या लिखा होगा, उसमें 4। तो आपको डाइस का हमेशा पता हो जाना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होगा स्टैंडर्ड डाइस के केस में। ये तो बात हुई, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको फिजिकल डाइस तो रहती नहीं है कि आप उसको उठाएंगे और देख लेंगे और आंसर बता देंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 2 के अपोजिट साइड में क्या लिखा है या क्या होगा, ठीक है। अब आपको फिजिकल तो मिलेगी नहीं कि पलट कर देख लीजिए कि 3 लिखा है कि 5 लिखा है, क्या लिखा है, या आपको ये पता हो जाए पहले से ही कि क्या है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि जनरल का क्वेश्चन है। तो मैंने तो ये बता दिया आंसर, लेकिन अब ये डाइस बनी हुई है, सपोज करते हैं ये एक डाइस है। अब इस डाइस को देखकर कैसे बताएंगे, क्योंकि डाइस में हमेशा 3 हिस्से आपको दिखते हैं, मतलब 3 साइड दिखेंगी, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। पीछे की साइड हमें नहीं दिखती है, मतलब 1 के पीछे 6 है कि 4 है कि 2 है हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हमें नहीं दिख रहा। अब बिना देखे हम इसका आंसर कैसे बताएं कि इसमें क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी गिवन डाइस है उसमें ये देखना है कि अगर किसी भी 2 साइड्स का सम, किसी भी 2 साइड्स का सम 7 नहीं है तो ये आपकी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी।
आपको जो 3 साइड्स दिख रही हैं उनमें से हमेशा 2 साइड्स को जोड़ना है। जैसे मैंने जोड़ा 1 और 2, कितना मिला? 3 मिला। 7 तो नहीं मिला। 2 और 3 जोड़ा, कितना मिला? 5 मिला। 1 और 3 जोड़ा तो क्या मिला? 4 मिला। 7 तो कहीं पर भी नहीं मिला। मतलब कहीं पर भी 7 नहीं मिला 2 साइड्स को सम करने में। मतलब ये आपकी डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डाइस होगी 7 न मिलने पर। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि अब आपको पता चल गया कि ये मेरी डाइस कौन सी है? स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर आपका पेपर वाला पूछता है कि 5 के पीछे क्या होगा, तो आपको पहले से पता है स्टैंडर्ड में 5 के पीछे क्या होता है? 2 होता है। तो आपने आंसर क्या दे दिया? 2 होगा। और उसने पूछा 6 के पीछे क्या होता है या 1 के पीछे, तो आप आंसर दे दीजिए। वो पूछता 3 के पीछे क्या है, तो आप 4 बोल दीजिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड को फाइंड करने का तरीका है। आप साइड्स को देखेंगे, अगर साइड्स का सम 7 ना मिले तो आप क्या समझ जाइएगा कि ये हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है आपका जनरल डाइस, जिससे ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता लगाते हैं। सॉरी, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड तो हो गया। जनरल डाइस के क्वेश्चन है, सामान्य पासा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर, क्योंकि ज्यादातर जो पेपर के क्वेश्चन है वो सामान्य डाइस के ही होते हैं, जनरल डाइस के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन दे देगा तो हर बच्चा इजीली आंसर दे देगा कि 1 का पीछे 6 होता है, 2 का पीछे 5 होता है और 3 के पीछे क्या होता है? 4 होता है। तो इतना इजी तो पेपर में देगा नहीं। तो दे भी सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि देगा नहीं, दे भी सकता है और नहीं भी देगा, दोनों पॉसिबिलिटी होती है वहां पे। तो सबसे पहला काम है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं सबसे पहले डाइस को पहचानें। ऐसा नहीं कि मैंने जनरल के क्वेश्चन आपको बहुत सारे सॉल्व करा दिया, स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया तो आपने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? जनरल डाइस का होगा, और जनरल डाइस के फार्मूला लगाकर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जबकि वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन था और उसका आंसर आपको 1 सेकंड में दे देना था जो भी वो पूछा था। ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो कई बार टाइम को सेव करने के चक्कर में ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। आपका 2 मार्क स्किप हो जाएगा। डाइस के जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो छोटा सा क्वेश्चन होता है और एक हमेशा ओपन या क्लोज डाइस का क्वेश्चन होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो जनरल डाइस पढ़ेंगे तो उसमें ओपन और क्लोज करके ही क्वेश्चन रहेंगे ज्यादातर, तो उनको भी अपन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आपके एक वीडियो में पूरा का पूरा डाइस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये 40 से 50 मिनट का जो भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन मैं इसमें खुद क्रिएट करूंगा। खुद क्रिएट करने से क्या होता है कि मुझे भी उनके आंसर नहीं पता होते। एक तो होता है कि मैं क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आऊं, मेमोराइज करके पेपर से बढ़ा देता हूं, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को खुद डिजाइन करते हैं तो आपको उसमें गलतियां समझ में आती हैं, आपको उसकी बारीकी समझ में आ जाती है, तो गलतियों के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। कई बार मैंने टीचर्स को पढ़ाते देखा, उन्होंने ये बताना ही भूल जाते हैं कि सबसे पहले आप डाइस चेक करिए। वो खुद जनरल डाइस के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को जनरल डाइस के फार्मूले से सॉल्व करके आंसर बच्चों को ला देते हैं, क्योंकि उनके पास जो आंसर रहता है उसके अकॉर्डिंग वो करवा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। टीचर को भी और स्टूडेंट को भी बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई बार वो बताते समय ये वो भूल जाते हैं कि 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके दिमाग पे उसका क्या होगा। वो सिर्फ अपनी ट्रिक बहुत अच्छी बताने के लिए कई चीजें ऐसी बता जाते हैं जिसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, और उन गलतियों को छुपा देते हैं। बाद में वीडियो इतना स्प्रेड हो जाता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं क्लासेस पे ज्यादा पसंद करता था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं पसंद करता था पढ़ाना। पहली बार है कि मैं ऑनलाइन पे चालू किया है मैंने पढ़ाना। तो अब मैं आपको जनरल डाइस का बताता हूँ कि जनरल डाइस, देखिए डाइस मैं ऐसा बना दूंगा, आप इसको डाइस ही समझिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम इसमें सेव होता है। मैं क्या होता है, डाइस में भी 3 नंबर लिखे होते हैं। ये मैंने 3 नंबर लिख दिया, समझ जाइएगा ये डाइस ही है। इसको ऐसा कर दूंगा, फिगर बना दूंगा तो ये डाइस हो जाएगा। तो टाइम, ठीक है, डाइस नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी उसको समझिएगा कि आपको फिगर का आउटर लुक नहीं देखना। आपको क्या देखना है कि हमें 3 साइड्स दिख रही थी, सर ने 3 नंबर लिख दिया, तो इससे क्या होता है बहुत सारा हमारा टाइम बच जाता है। तो उस टाइम में कुछ और अच्छी चीजें बताई जा सकती हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो
अब देखिए यहाँ पर तीन साइड्स आपको दिख रही हैं। एक साइड में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, एक में 3 लिखा है, एक में 5 लिखा है। सबसे पहला काम, मान लीजिए पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। अब कभी भी अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि डाइस को रिकॉग्नाइज करना, डाइस को पहचानना कि डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। अगर स्टैंडर्ड निकल गई तो मैं तुरंत आंसर दे दूंगा 5 के पीछे 2 होता है, क्योंकि ये तो रटा हुआ है। 5 के पीछे 2 होता है, 3 के पीछे 4 होता है, और 1 के पीछे क्या होता है, 6 होता है। ये तो हमने रट लिया है। लेकिन पहले ये तो पता चले कि डाइस कौन सी है। अब देखिए ये जो डाइस है, सबसे पहले उसका अगर ट्रिक याद करें तो मैंने स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या बोला था, किसी भी साइड्स का सम अगर 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड होती है। जनरल डाइस के केस में यदि दो सम साइड्स का सम 7 हो जाए तो ये हो जाती है हमारी जनरल डाइस। अब आप देखिए यहां पर 3 और 5 जोड़ा 8 मिला, 3 और 2 जोड़ा 5 मिला, लेकिन जैसे ही मैंने 2 और 5 को ऐड किया मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। जैसे ही मुझे 7 मिला मेरा तुरंत ही डाउट क्लियर हो गया कि ये जो डाइस है ये आपकी जनरल डाइस है। ठीक है, जैसे ही आपको 7 मिला, 7 से ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा कम से मुझे एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू चाहिए, 7। अगर एग्जैक्ट 7 आ जाता है तो डाइस हमारी क्या हो जाती है, जनरल डाइस। अब जनरल डाइस के आंसर को पहला कॉन्सेप्ट तो मैं बता दूं, एक फिगर से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, 99%, 1% मैं भी आपको समझाता हूं कि इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखकर, बिना ऑप्शन के नहीं बताया जा सकता। अगर कोई मुझसे पूछे 5 का अपोजिट क्या है तो बिना ऑप्शन के मैं नहीं बता सकता। तो अगर वो सिंगल फिगर देगा तो ऑप्शन इतने अच्छे दे देगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें एक आंसर फिट बैठ रहा होगा, उसमें आप क्लिक करके चले जाएंगे। ठीक है, अब पहली चीज, एक फिगर से सॉल्व नहीं होता, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, कई बार आप पेपर में देखेंगे 4 फिगर बने होते हैं। तो कई बार बच्चा जब वो 4 फिगर देखता है, 4 फिगर देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कैसे कंफ्यूज हो जाता है कि ये 4 अलग अलग डाइस हैं, तो बोलेगा ये वाली जनरल है, ये वाली स्टैंडर्ड है, ये वाली भी जनरल है। 3 अगर दिया तो 2 को जनरल बोल देगा, एक को स्टैंडर्ड बोल देगा, या तो 2 को स्टैंडर्ड बोल देगा और एक को जनरल बोल देगा। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी डाइस का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में हमेशा एक ही प्रकार की डाइस होती है, और एक ही होती है, प्रकार का नहीं कह सकते क्योंकि आप देखकर कई बार जनरल और स्टैंडर्ड में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो डाइस हमेशा एक ही होगी। उसके 3 या 4 अलग अलग साइड से फोटो क्लिक करके रख दिए जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मेरे फ्रंट से फोटो खींचेंगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू, बैक से खींचेगा तो पीठ दिखेगी। ठीक है, तो उसी तरह अगर आप डाइस को अलग अलग घुमाकर फोटो क्लिक करेंगे तो अलग अलग 3 नंबर्स दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो डाइस अलग अलग हो गई, डाइस तो हमारी एक ही है। अगर आप घर की स्टैंडर्ड डाइस की 3 फोटो खींचेंगे तो 3 नंबर दिखेंगे, फिर उनको अगर पलट कर खींचेंगे तो 3 अलग नंबर दिख सकते हैं, या एक नंबर सेम दिखेगा, 2 अलग दिख सकते हैं, लेकिन डाइस तो आपकी स्टैंडर्ड हो गई। ठीक है, तो इसका जो दूसरा फोटो होगा वो लिखा होगा। अब उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें भी 7 का कॉम्बिनेशन मिले। तो अगर आपके 3 फिगर या 2 फिगर दिए हुए हों तो दोनों में 7 का मिलना जरूरी नहीं है। अगर 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, 5 फिगर, कितने भी फिगर क्यों ना दिए हो, किसी एक जगह भी अगर 2 साइड का सेम डाइस के, ऐसा नहीं कि 5 इससे उठा लिया, 2 एक दूसरी डाइस बनी थी उससे उठा के बोल दिया 7, एक ही डाइस के किसी 2 साइड्स का सम अगर 7 आ जाए तो उस डाइस को आप समझ लीजिएगा कि वो हमारी जनरल डाइस है। क्लियर? तो पूरी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी कि पहली चीज, वो अलग अलग प्रकार की डाइस नहीं होती हैं, डाइस हमेशा एक ही पेपर में आती है, या तो स्टैंडर्ड या तो जनरल। तो अभी आपके सामने कौन सी डाइस रखी है, जनरल डाइस रखी है। अब जनरल डाइस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 5 के पीछे 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। इसके आंसर आप कैसे देखेंगे? एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जैसे ये 5 है, अगर 5 दिया है तो 5 के पीछे 2 नहीं होगा,
क्योंकि कभी भी आप सोचिए कि जब आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है तो बैक व्यू तो दिखेगा नहीं, और जब पीठ दिखेगी तो फ्रंट व्यू नहीं दिखेगा। मतलब जो चीज पीछे है वो साइड्स में कैसे आ सकती है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए 5 के बगल में कौन बैठा है, 3 और 2, तो ये लोग तो उसके बैक साइड में अपोजिट में जा ही नहीं सकते हैं। मतलब 5 के पीछे ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 5 खुद हो सकता, क्योंकि हर डाइस में एक नंबर एक बार लिखा होता है, ठीक है। तो इसके पीछे कौन से नंबर हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या 6। तो या तो ये ईदर और में आ जाए ऑप्शन कि 1, 5 और 1, 4 और 6 में से कोई एक हो सकता है, तो आप उस ऑप्शन में टिक कर दीजिए कि 5 के पीछे क्या होगा। या तो ऑप्शन ऐसा आ जाए, ए वाले में लिखा हुआ है 2, 3, बी वाले में लिखा है 2, सी वाले में लिखा है 5 और डी वाले में लिखा है 4, तो आप 4 में टिक कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये तो 100% गलत है, क्योंकि 5 के पीछे 3 तो हो नहीं सकता, 5 के पीछे 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साइड है तो अपोजिट होगा नहीं, 5 के पीछे खुद 5 तो होगा नहीं, 2 बार नंबर रिपीट तो होंगे नहीं। तो बचता हमारा कौन सा ऑप्शन है, 4। किस कंडीशन में, जब आपके सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हुए हों और 3 गलत हो तो एक तो सही है ना, क्योंकि इसके चांसेस 33.33% है कि 4 हो सकता है। तो भाई उसने दिया नहीं था, तो 33 पॉइंट गलत लगाने से अच्छा 33.33% को हम सही मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अगला आंसर दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर 5वां ऑप्शन आपको दिया है CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप इसमें टिक नहीं लगाएंगे, आप किसमें टिक लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि 4 आप अपनी मर्जी से सही नहीं कर सकते हैं। हमारे तो कौन कौन से आंसर सही हो सकते थे, 1, 4 और 6, तो आपने अपनी मर्जी से 4 में कैसे टिक लगा दिया। बच्चे ये गलती करते हैं और बाद में कहते हैं सर मेरा वो वाला डाइस का भी सही था, पता नहीं नंबर क्यों कम आए हैं, जबकि उसने जानबूझकर CND लिखा है। अगर CND नहीं है देन रॉन्ग, देन इट्स राइट, ठीक है। CND ना होने के केस में यहाँ 4 सही था, लेकिन CND आ जाने के कैन नॉट हम बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास तो 3 ऑप्शन है, 1, 4 और 6, तो आपने अपनी मर्जी से कैसे किसी को 4 बोल दिया कि 4 सही होगा। तो इस कंडीशन में हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड में टिक करेंगे। क्लियर है, ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य बातें, बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं लेकिन बारीकियों पे जब हम बातें बताते हैं तो कई बार उनको लगता है सर बताते बहुत हैं, ठीक है। वो बताना नहीं है, ये आपका मेन नंबर था। अगर मैं इस बात को स्किप कर देता और यहां तक बताकर चला जाता तो आपके 2 नंबर फालतू के माइनस होते। एक तो 2 नंबर चले जाते, माइनस मार्किंग होगी तो 0.5 और चला जाता, मतलब 2.5 नंबर का नुकसान था, और इतने में तो स्टूडेंट इन या आउट हो जाता है। किसी भी एग्जाम में जब हम फेल या पास होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा होशियार या ज्यादा कमजोर नहीं होता। कई बार हम बहुत टैलेंटेड, कई बार मेरी लाइफ में आज तक मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को एवरेज समझते हैं, यार सर जो बता रहे हैं बहुत सही बता रहे हैं, बहुत सही बता रहे हैं, और वो पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स टैलेंटेड होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें टैलेंट की कमी है, बट उनमें इग्नोरेंस आ जाता है। इग्नोरेंस क्यों, क्योंकि हमसे बनता है, जो चीज हमसे बनने लगती है उस चीज को हम इग्नोर करने चले जाते हैं। तो उन चीजों को इग्नोर नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको सक्सेस दिलाएंगे। मेरे हर टॉपिक में कुछ ना कुछ, क्योंकि एक नए टीचर को पढ़ाने में और एक 13 साल से पढ़ाने वाले व्यक्ति में फर्क होता है, तो उसके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई होंगी वो शुरुआत के 2, 4, 5 सालों में आती है, उसके बाद वो हर डाउट्स उनके क्लियर हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट टाइप के ही बहुत सारे आप देखेंगे यूट्यूबर्स हैं, वो किताबों से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन डिजाइन कर करके लाकर बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन कई बार खुद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बता रहे हैं। किसी की यहाँ बुराई नहीं चल रही कि मैं किसी पर्टिकुलर का नाम बता रहा हूँ, तो ये जजमेंट आपको करना है कि आपको क्या चीज फॉलो करनी है, किसका क्या टॉपिक अच्छा है, कौन से टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, ठीक है। तो एक फिगर से सिर्फ आप ये आंसर दे सकते थे इन 4 के केस में 4 नंबर का, अदरवाइज अगर 5th नंबर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड है तो। चलिए अब हमारा सेकंड फिगर बनाते हैं, हम इसी का कोई सेकंड फिगर बना लेते हैं। अब देखिए मैं फिगर बना रहा हूं तो कई बार आपके आंसर गलत होने के चांसेस आएंगे, बार बार मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर तो पता है नहीं। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 1, 4, 6, सॉरी 1, 4, 6 नहीं, अभी मैं आपको लिख देता हूँ
2 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दूंगा तो आपको क्या लगेगा कि 6 और 1 7 यहाँ भी है, इसलिए दोनों डाइस है, मैंने नंबर ऐसे लिखे हैं कि हम 7 नहीं आए। चलिए अब यहाँ से एक समझ लीजिए, एक न्यू क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को अलग मत समझिएगा कि इसी के आगे एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया है और इसमें पूछा है व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 2, 2 का अपोजिट क्या होगा, पेपर वाले ने ये पूछा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डाइस को पहचानना है कि डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। अगर स्टैंडर्ड हुई 2 के पीछे 5, जनरल हुई तो फिर हम सीखेंगे कैसे आंसर देना है। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड और जनरल चेक करने के लिए क्या चेक करना था, जनरल चेक कर लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, जनरल नहीं हुई तो फिर स्टैंडर्ड होगी। अगर दो साइड्स का सम 7 मिल जाए किन्हीं भी फिगर में, 4 फिगर है, 4 में से कोई भी 2 फिगर उठा लीजिएगा, एक फिगर उठाइएगा, उसमें से देखिएगा 2 साइड्स को उठाइएगा और 2 साइड्स का सम अगर आपको 7 मिल जाए, समझ जाइएगा जनरल डाइस है। चलिए अब यहीं पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2 और 5, 2 और 5 दिया मतलब आपको 7 मिल गया। 7 मिलते ही आप थोड़ा सा खुश हो जाइए। क्यों खुश हो जाइए, पता तो चल गया कि जनरल डाइस है। ठीक है, पता तो चल गया कि जनरल डाइस। अब ये मत सोचिएगा इसमें तो 7 नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं किसी एक डाइस में 7 मिल जाए समझ जाइएगा हमारी डाइस कौन सी है, जनरल डाइस है, ये हमारी जनरल डाइस है। अब देखिए जनरल डाइस में 2 फिगर है, अब 2 फिगर है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट टाइप होता है व्हेन 1 डिजिट इज कॉमन, व्हेन 1 डिजिट इज कॉमन, जब आपके 2 डाइस दिए हुए हों और 2 डाइसों में कोई एक नंबर कॉमन हो, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 1, चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन ओनली 1 डिजिट इज कॉमन, 2 कॉमन नहीं, ऑल कॉमन नहीं, ओनली 1 डिजिट इज कॉमन। अब यहां पर देखिए दोनों में कोई एक डिजिट कॉमन दिख रही होगी आपको, दोनों फिगर में 2 लिखा हुआ है, यहां भी 2 लिखा है और यहां भी 2 लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिएगा पहला फिगर है और ये समझ लीजिए दूसरा फिगर है। हमेशा इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी जाना हो एक ही तरह से आगे बढ़िएगा। 2 के आगे क्या लिखा है 3, तो बगल में 3 लिख दीजिएगा, 3 के आगे क्या लिखा है 5, तो 5 लिख दीजिएगा, ये हो गया पहले फिगर की वैल्यू। इसमें 2 के बाद क्या लिखा था 4 और 4 के बाद क्या लिखा हुआ था 1, तो आप इसको ऐसे 1 लिख लीजिएगा, लिख दिया। अब आप देखिए एक नंबर रिपीट हो रहा होगा 2 2, अब 2 के अपोजिट तो 2 नहीं होगा, तो एक नंबर इसमें अब्सेंट भी होगा, 1 2 3 4 5, तो इस 2 को काट के आप यहां पर लिख दीजिएगा 6। मतलब आपका तीनों क्वेश्चन, तीनों अपोजिट मैंने एक बार में बता दिया, 2 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा। आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा था 2 का अपोजिट, तो आप क्या करें 2 का अपोजिट 6 लिख दें और क्लिक कर दें। 5 सेकंड लगता है, हम तो बाद में देखकर भी आंसर दे देते हैं, अभी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसको नोट डाउन करिएगा तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। फिर बाद में तो वर्बल सॉल्व हो जाता, कैसे सॉल्व करते, यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा तो 2 का अपोजिट 6 है और खत्म हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं था। क्या नहीं दिख रहा है, सिंगल डिजिट कॉमन है, 2 2 दोनों में है और 6 दिख नहीं रहा मतलब 6 होगा। अगर मैं पूछता कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 के आगे है 4, यहाँ पे 2 के आगे क्या है 3 है, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, बचा 1 का अपोजिट 5 होगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं देखकर, या ज्यादा हुआ तो इस तरह लिख भी लेंगे, कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा, 2-2 सेकंड लगते हैं लिखने में, तो 8-10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है, जब दोनों फिगर में एक डिजिट कॉमन हो, जब दोनों में एक डिजिट कॉमन हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा व्हेन 2 डिजिट्स आर कॉमन, व्हेन 2 डिजिट्स आर कॉमन, जब आपकी 2 डिजिट्स कॉमन हो। क्वेश्चन बदल देते हैं अब, ये हमारा फिगर है, मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन आया। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर दिया जा सकता है, जो रिमेनिंग होंगे
जो रिमेनिंग होंगे, जैसे 2, 3 और क्या लिखा हुआ है, किसी भी ढंग से लिख लीजिए, क्या कॉमन बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है और इसमें क्या बच रहा है, 1। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया सकता है, जो रिमेनिंग बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 का अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 2, 3 है, इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों को काट दीजिए, क्या बच रहा है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। बट एक गलती हो गई। गलती क्या करेगा बच्चा, एग्जाम में यही गलती करेगा। आजकल के पेपर डिजाइनर बहुत अच्छे होते हैं, उसने टीचर से बहुत अच्छा पढ़ लिया कि जब 2 डिजिट कॉमन हो तो रिमेनिंग डिजिट एक दूसरे की अपोजिट होती है, ये पढ़ लिया, लेकिन वो सबसे मेन गलती भूल गया, डाइस को चेक करना। डाइस इज स्टैंडर्ड और जनरल। सबसे पहला काम, बार बार फोकस कर रहा हूं, जानबूझकर गलत बता रहा हूं आंसर को, क्यों, क्योंकि वो गलतियां होती हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहला काम था डाइस को चेक करना, लेकिन इत्तेफाक से मैंने भी लिख दिया है, बनाना कुछ और चाह रहा था, लेकिन आपकी ये जनरल डाइस है, सॉरी ये जनरल डाइस ही है, ठीक है, लेकिन मैंने बताना भूल गया कि चेक करना था आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना था। अगर मैं गलती से यहाँ पर क्या लिख देता, 1 लिख देता, अब समझिएगा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हूं, अभी भी 2 साइड्स कॉमन है, 1 2 1 2, तो 4 का अपोजिट आप क्या लगाकर आ जाते, 3। इस कंडीशन पे देखें तो 4 का अपोजिट आप क्या लगा देते, मेरी मेथड के अकॉर्डिंग 3 लगा देते, जबकि 4 का अपोजिट 3 हो ही गया, 4 का अपोजिट तो 3 होता है। डिजाइन करते समय कुछ हो रहा है ऐसा कि वो आंसर आ रहा है, लेकिन सबसे पहला काम था, सबसे पहला काम था आपको क्या करना, अपोजिट साइड चेक करना, कि 2 साइड, सॉरी सेम साइड चेक करना कि 7 है कि नहीं है। पहली चीज आप गौर से देखिए तो यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर भी 7 नहीं है, यहाँ पर भी 7 नहीं है, मतलब डाइस आपकी कौन सी थी, स्टैंडर्ड डाइस थी, और स्टैंडर्ड डाइस का तो आपको पहले से पता है, 1 का अपोजिट। हाँ, इस क्वेश्चन पे चलिए ठीक है, अभी तो आपका 4 का अपोजिट 3 यहाँ से भी आ रहा है और उस मेथड से भी आ रहा है। अब अगर पेपर वाला आपसे पूछ लेता व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 1, आप इसका आंसर तुरंत बोल देते कि पता नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि आप तो ये सीखते कि सर ने क्या बताया था, 2 डिजिट कॉमन में, 2 डिजिट कॉमन में सिर्फ जो नंबर बचते हैं उनका अपोजिट निकाला जा सकता है, मैंने यही बताया। लेकिन वो भूल गए थे कि ये मैंने किस केस में बताया, जनरल डाइस के केस में। लेकिन जब मैंने इस डाइस को चेक किया तो ये डाइस कौन सी थी, स्टैंडर्ड डाइस थी, और स्टैंडर्ड डाइस में तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है, ठीक है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर भी दिया जा सकता है, किस केस में, उस डाइस को स्टैंडर्ड होना जरूरी है, उस डाइस का स्टैंडर्ड होना जरूरी है, तब आप सभी के आंसर दे सकते हैं। अगर वो डाइस जनरल की है तो जो रिमेनिंग साइड्स बचेगी, एक एक साइड बचेंगी, उनका आंसर ही दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहां पर मैं वही वैल्यू लिख लेता हूं जो मैंने पहले लिखा था 3, ठीक है। अब इस केस में अगर पेपर वाला पूछे व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4, अब देखिए यहां पर कौन से 2 नंबर कॉमन है, 4 को बदल देते हैं, क्योंकि 4 का तो अभी आप बता देंगे, क्योंकि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 3 और 2 कॉमन है, 3 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 4 का अपोजिट जो रिमेनिंग बचेगा वो है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चलिए 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऑप्शन इतना अच्छा बना देता है, वो ऑप्शन कैसे बना देता है समझिएगा। अगर वो 2 का अपोजिट वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दे देता है 3 4 1 और यहां पे लिख देता है 5, तो देखिए 2 का अपोजिट तो 3 हो नहीं सकता, 2 का अपोजिट तो 4 हो नहीं सकता, और 2 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 1 किसका अपोजिट है, 1 किसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट है, तो 1 भी अपोजिट नहीं हो सकता 2 का। तो बचे हमारे कौन से 2 नंबर, 5 और 6। तो अगर इधर और में लिखा है तो 5 और 6 तो 2 के अपोजिट हो सकते हैं,
लेकिन अगर 5 6 ना देके 5 बस दे दिया है चौथे ऑप्शन में और कैन नॉट बी डिटरमाइन या इधर और नहीं दिया है तो आप 5 वाले में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर 2 का ऑप्शन पूछे तो इधर और में 5 और 6 हो सकता है, तो जो नंबर नहीं दिखते हैं वो आपके अपोजिट्स में आ सकते हैं वहां पर। तो ये हुआ 2 डिजिट्स आर कॉमन। इसके पहले मैं कुछ 3 डिजिट्स कॉमन में जाऊं या 3 डिजिट्स डिफरेंट में जाऊं, ऐसा कुछ करूं, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी आप अगर 4 फिगर दिए हुए होते तो आपको कैसे सॉल्व करना था। 4 फिगर जब भी आपके दिए हुए होते, मान लीजिए 2 फिगर यहाँ पे इसी तरह और बने हैं, तो किसी भी फिगर में 2 फिगर को उठा लीजिएगा और उसको 1 डिजिट कॉमन से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 1 डिजिट कॉमन मेथड मैंने इसके पहले बताई थी, 1 डिजिट से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर पूरे के पूरे एक बार में आ जाएंगे। पहले या दूसरे का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, पहले तीसरे का, पहले चौथे का, दूसरे चौथे का, तीसरे चौथे का, जिसमें भी आपको 1 डिजिट कॉमन मिल जाए, पहले डाइस पहचानिएगा, फिर उसके बाद 1 डिजिट कॉमन मेथड अप्लाई करके पूरे के पूरे अपोजिट निकाल लीजिएगा। रीचेक करने के लिए और कहीं पे मान लीजिए पहले में आपने 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, उसमें 1 डिजिट कॉमन से निकाल लिया, उसके बाद दूसरे और चौथे में भी 1 डिजिट कॉमन दिख रही, उससे भी एक बार निकाल के चेक करिएगा। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डाइस तो मुझे पता है नहीं, घुमाकर तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि कौन कौन से साइड दिख रहे हैं, तो मैं अपने से बनाऊंगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ, अपने बुक उठाइएगा या जो भी आपके पास मटेरियल हो उसको उठाइएगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इसी मेथड से 1 डिजिट कॉमन से, बिल्कुल आपको आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भेजिएगा, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा उस पर। अब हमारी थर्ड मेथड आती है इसी में, व्हेन नो डिजिट इज कॉमन। व्हेन नो डिजिट इज कॉमन, मान लीजिए 2 फिगर दिए हैं 2 4 5 1 3 और 6, ठीक है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें आप देखिए तो कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, इसमें 2 4 5 है, उसमें 1 3 6 है, नो डिजिट इज कॉमन, कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, कॉमन नहीं है, नो डिजिट इज कॉमन। क्लियर है, जब भी नो डिजिट इज कॉमन आए, बहुत सिंपल सा उसका आंसर होता है, ये वालों को एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिएगा, जो डाइस पास पास में बने हों उनको अपोजिट कर दीजिएगा और जो दूर दूर बने हों उनको अपोजिट कर दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, फिगर बिल्कुल सेम आते हैं, डाइस कभी बदली हुई नहीं रहती है, ऐसे ही बनी होंगी, बस लाइन ऐसे बॉक्स और बने होंगे, तो ऊपर वालों को ऊपर से, बीच वालों को मतलब अगल बगल वालों को बगल से और दूर वालों को कर दीजिएगा। मतलब 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, नंबर कुछ भी लिखा हो, हरा पीला नीला गुलाबी, अगर सब में अलग अलग कलर लिखा हो, 1 2 नहीं लिखा हो, ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लाल हरा नीला पीला गुलाबी काला ऐसा कुछ भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सर तो पढ़ा ही नहीं है भाई, उससे नंबर, फिर उसको आप क्या मानिएगा, हमेशा जनरल मानिएगा, उसको हमेशा जनरल मानिएगा, स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए तो नंबरिंग होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो ऐसा कुछ लिख देता है मतलब जनरल डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का मतलब 6, 1 के अपोजिट 6, जब 1 ही नहीं है तो 6 कहाँ से होगा, हरा पीला आ गया मतलब वो डाइस उसने खुद बनाई है, ऐसी कोई डाइस तो होती नहीं है। ठीक है, तो नो डाइस इज कॉमन में बहुत ही सिंपल है, बट आप खुद सोचिए कि इस केस में भी आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पहली चीज तो ऐसा होगा, जैसे चलिए मैं उस पर लिख कर देखता हूँ कि होगा नहीं, जनरल कहीं कोई स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं बन रही है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके ये तो सही है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए, इसमें गलती नहीं करिएगा आप कि सर ने बताया था 3 का अपोजिट 5 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा और 2 का अपोजिट 6 होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है। क्यों गलत है, अब सोचिए, क्योंकि ये डाइस तो जनरल डाइस नहीं है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड है, क्योंकि 7 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते समय हम हर चीज वो कवर करते हैं जो एक स्टूडेंट्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, मान लीजिए यही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों को दे देता, देखने में तो बड़ा, बच्चा क्या ध्यान रखता, कोई डिजिट कॉमन नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो सर ने हमें पढ़ाते समय बताया था कि ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, ये यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये यहाँ कॉमन हो जाएगा, जबकि ये आंसर गलत हो जाएगा। इस केस में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, स्टैंडर्डाइज आंसर।
स्टैंडर्ड डाइस आंसर में 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट 4 होगा। तो उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइस की फोटो को घुमा दिया होगा, ऐसे कहीं रख दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। 1 क्लास वाटर। ओके, उसके बाद अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, वो आपकी जनरल डाइस के अंदर ही ओपन या क्लोज, ओपन और क्लोज डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपकी कोई एक क्लोज डाइस दी हुई है, अगर एक कोई क्लोज डाइस दी हुई है, उस क्लोज डाइस को अगर हम खोलते हैं, बच्चे कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा है क्लास में स्टूडेंट्स लोग कहीं से पढ़कर दूसरी जगह से आते हैं, तो वो एक कागज ले लेते हैं और उस कागज में नंबरिंग लिखते हैं, फिर ऐसे उसको गोल गोल काटते हैं, और कई लोगों को मैंने उसको घुमाते हुए दिखता है। ठीक है, वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। वो गलतियां बिल्कुल आपको खुश नहीं करना। पढ़ाई बहुत इजी होती है, बट सिस्टमैटिकली उसको किया जाए तो, अगर सिस्टम से पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में फन भी रहता है, ठीक है, और नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है आपको। डाइस पार्ट 2 है, उसी के आगे रहेगा। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। उसके बाद मैंने कहा था कि उन्हीं चीज़ों की हेल्प लेकर हम ओपन डाइस और क्लोज डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओपन डाइस और क्लोज डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहूँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, जैसे मैं इस रूम में हूँ, तो इस रूम में जो हमारी साइड्स हैं वही समझ लीजिएगा कि डाइस की साइड्स हैं। टोटल डाइस में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। हमारे भी इस रूम में 6 साइड्स होती हैं। अब बच्चे चारों ओर देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे सर तो 6 साइड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 4 साइड्स दिख रही हैं। बेटा 6 की 6 होती हैं, 4 अपनी वॉल्स होती हैं, और जो सीलिंग होती है वो 5वीं साइड्स होती है, और जो आपका फ्लोर होता है वो आपका 6वां साइड होता है। ठीक है, इस तरह करके 6 साइड्स होती हैं। तो ये एक डाइस ही है, बस थोड़ा सा क्यूबिक फॉर्म पे है, लेकिन आप इसको स्क्वायर कर दिए, अगर किसी का रूम 10x10 का है तो वो आपका स्क्वायर फॉर्म पे कह सकते हैं उसको, वो बिल्कुल डाइस होगा। कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ आपको लंबाई चौड़ाई पे नहीं जाना, क्योंकि आपका मेजरमेंट वहां पर नहीं दिया होता है, सिर्फ आपकी साइड्स दी होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे जो बैक साइड में वॉल है, इसके अपोजिट वाली वॉल कौन सी होगी, फ्रंट साइड पे। मेरे जो लेफ्ट साइड पे वॉल है, इसका अपोजिट कौन सी वॉल होगी, राइट साइड में। मेरे जो ऊपर सीलिंग है उसका जो अपोजिट है वो कौन सा होगा, बॉटम का फ्लोर होगा। क्लियर है, मतलब अपोजिट साइड्स तो आप समझ गए होंगे कि सामने वाली साइड्स को हम अपोजिट साइड्स बोलते हैं। उसी तरह डाइस में बोलते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर अपने रूम की बात कर सकते हैं। अगर आप गौर से सोचें तो ऊपर के सीलिंग से नीचे के फ्लोर तक आने के लिए मिनिमम आपको 1 साइड तो क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड की वॉल से राइट साइड की वॉल की बात करूं तो कम से कम या तो इस वे से पीछे साइड से आएगा, फ्रंट से जाएगा, या तो सीलिंग से जाएगा, या तो बॉटम से व्यक्ति जाएगा, मतलब 1 साइड तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब एक के गैप में अपोजिट साइड आपको मिलती है। अगर इस कॉर्नर को और इस तरह की बात करूं, ये दोनों, तो ये दोनों अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर तो टच कर रहे हैं। मतलब जो आपको दो अगल बगल नंबर दिख जाए, मतलब वो अपोजिट साइड्स नहीं हो सकती। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मिनिमम 1 साइड का गैप होता है, 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले जो आपका ये अभी क्लोज टू ओपन डाइस है, ये डाइस आपकी क्लोज आई है, इसके ओपन करने पे 4-5 फिगर नीचे बने होंगे, उनमें से कौन सा फिगर सही होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो भी डाइस दी हुई होती है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी उनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो डाइस पहचानिए, 5 और 2 7। 7 दिया है, मतलब कौन सी डाइस होगी, जनरल डाइस होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे आए नहीं आए इसका मतलब नहीं, किसी एक फिगर में भी 7 मिल जाए तो। अब कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, 1 डिजिट इज कॉमन,
तो 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, 5 के बाद 2, 1 के बाद यहाँ 6 लिखा है, 3 लिखा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 4, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 4। ये आपके हो गए अपोजिट साइड, ठीक है। नीचे 5 ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी, डी एंड ई, ये आपके 5 ऑप्शन दिए हैं। पांचवा जो ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पहला फिगर चलिए हमने बना लिया, कुछ इस प्रकार से बना लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, वो स्ट्रेट रहेगी, थोड़ी सी उस पर कंफ्यूज मत होइएगा लाइनिंग पे। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ फिगर बना रहता है। मैं वैरायटी ऑफ फिगर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि फिगर का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि फिगर कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फिगर कैसा भी हो सकता है, वो इधर जुड़ सकता है, एक नंबर इधर आ सकता है, कैसे आ सकता है, एक फिगर मैं और अलग बना देता हूँ। 1 2 3 4, पांचवा यहाँ लगा देता हूँ और छठवां यहाँ लगा देता हूँ। फिगर कुछ भी बना होगा उस चीज को आप समझिएगा। उसके बाद अगर आप रैंडम देखें तो वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 2 1 4 5 6, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 6 1 2 3 4, देखिएगा कोई नंबर रिपीट नहीं हो जाए गलती से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, या यहाँ पे 6 कर देता हूँ, यहाँ पे 4 5 कर देता हूँ, क्या बचा 2 बचा, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 1 लिख देता हूँ, उसके बाद 1 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 2 या 2 3 कुछ भी आप चाहें वो नंबर लिख दीजिए, क्योंकि मुझे तो फाइनल आंसर क्या बोलना है ना, नॉट दीज, क्योंकि मैं अपने से बना रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है 4 में से कोई मैंने नंबरिंग लिखी हो, जानबूझकर लिखी हो और वो आंसर हमारा सही हो। अगर चारों गलत निकलेंगे तो फिर हमारा नन ऑफ दीज होगा। आप बिल्कुल ये बस सोच लीजिएगा सर ने अपनी मर्जी से नंबर लिखा है तो हो सकता है गलत ही होगा और पांचवें वाला सही होगा, बिल्कुल नहीं। चेक करने का वे देखिएगा कि हम इसको चेक कैसे करेंगे। चलिए पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपने अपोजिट निकाल लिया। 1 का अपोजिट है 4, 5 का अपोजिट है 6, 2 का अपोजिट है 3। 2 का अपोजिट क्या था 3। 2 और 3 दोनों अगल बगल बैठे हैं, 2 और 3 दोनों एक दूसरे को टच करके बैठे, देखिए लाइन टच है। 2 और 3 अगर एक दूसरे को टच करके बैठे हैं मतलब 100% है, 2 का अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमने निकाला उसमें क्या निकाला था 2 का अपोजिट 3, मतलब दिस इज द रॉन्ग आंसर, इसको कट कर दीजिए। चलिए 5 का अपोजिट है 6, 5 6 देखिए टच करके बैठे हैं, मतलब दिस इज द रॉन्ग आंसर। चलिए यहां पर देखें तो 1 का अपोजिट 4 था, 1 और 4 बगल बगल बैठे हैं, मतलब दिस इज द रॉन्ग आंसर। चलिए अब देखते हैं 1 का अपोजिट 4, 1 देखिए और 4 देखिए, कम से कम 1 का गैप है। मैंने आपको भी क्या समझाया था, मिनिमम 1 वॉल का गैप होगा। 1 का अपोजिट 4 है, 1 वॉल का गैप है, मतलब हमारा ये पॉसिबिलिटी सही। 5 और 6, 5 का अपोजिट क्या 6, 5 और 6 में देखिए 1 वॉल का गैप है, मतलब दूसरा भी 6। 2 और 3 देखिए मिनिमम 1 का गैप है, मतलब दिस इज अवर राइट आंसर, ठीक है। दिस इज अवर राइट, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 है, 1 और 4 टच नहीं कर रहे हैं, 5 का अपोजिट 6 है, 5 और 6 टच नहीं कर रहे हैं, तो 100% है 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। ऐसे करके हमें तो पहले अपोजिट निकाल लीजिएगा, उन दो साइड्स को देखते रहिएगा, अपोजिट वाले टच नहीं करें, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। मैंने आपको अपने घर की, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के रूम का कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कई बार बच्चे पढ़ते बहुत हैं फिर भी गलतियां करते हैं। अब यहाँ पर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपकी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अगर 5 और 6 अगल बगल बैठ गए हैं मतलब ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखकर आप क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। चलिए अब हमारा इसमें सेकंड आता है कि अगर आपकी डाइस ओपन हो, ये डाइस क्या है ओपन है, तो पहले मैं इस तरह की एक ओपन डाइस बनाता हूं, फिर नीचे 5 ऑप्शन फिर से मैं रखूंगा जो कि क्लोज होंगे और उनमें आपको बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं भी यही डाइस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, अभी तो परहैप्स 5 ही हुए हैं,
अब 6 हो गए हैं, या फिर नीचे कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको कैसा भी बना सकते हैं, जैसा आपकी बुक में बना है उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। चलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखा है, ठीक है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा और ई लिखा, एफ लिखा, ठीक है। चलो सब कैपिटल ही कर देता हूँ, आप कैपिटल स्मॉल में मत उलझिएगा। चलिए यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा स्टार, कॉपीराइट, परसेंटेज, ऐसे कुछ नंबर दिए रहते हैं, बच्चा कहते हैं ऐसा कभी कॉन्सेप्ट में बताया ही नहीं, हरा पीला नीला, राम सीता गीता, ऐसा कुछ भी लिखा हो। मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो जनरल डाइस है, तो ये जनरल डाइस है। तो क्योंकि इसमें 1 और 6 तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है चेक करने का, आप किसको ऐड करेंगे, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आप इसको क्या मान के चलिएगा, जनरल डाइस मान कर ही चलिएगा, ये जनरल डाइस है, उसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है जनरल और ओपन डाइस के क्वेश्चन को अपोजिट फाइंड आउट करना। चलिए अब अगर मेरा दोनों कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बी, ये बी है, बी को इसने भी टच किया है, ए ने भी, एफ ने भी, सी ने भी, ई ने भी। बी को सिर्फ किसने टच नहीं किया, डी ने। अगर हम बात करें तो बी को किसने टच नहीं किया, सिर्फ डी ने टच नहीं किया, बाकी ये देखिए यहाँ पे टच है, ये सभी कोई टच है आपस में। तो बी का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि मैंने पहला ही कॉन्सेप्ट बताया टच नहीं होना चाहिए अपोजिट को, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसी में देखें सी का अपोजिट, सी से अब बी, तो बी और डी तो निकाल ही दीजिए, क्योंकि बी का अपोजिट तो डी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो इनको सी का अपोजिट तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए सी ने एफ को भी टच किया है, सी ने ये कॉर्नर से यहाँ पर ई को भी टच किया है, तो सी का अपोजिट क्या हो गया, ए, तो बाकी जो बचे हैं वो ई का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। ये हो गया टच वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक छोड़कर अपोजिट होता है, ए का एक छोड़ा और सी अपोजिट, ए का अपोजिट सी, बी से एक छोड़ा डी, बी का अपोजिट डी, ई से एक छोड़ा एफ, तो ये कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया कि टच वाला कॉन्सेप्ट रखिएगा, कि जो टच किया वो तो अपोजिट होगा नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे रखिएगा तो आप जल्दी क्रैक कर लेंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इस बेसिस पे आप सॉल्व करिएगा। अब इनके आंसर चेक करें, ऐसे करके आपके 4 फिगर होंगे, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर एंड फिफ्थ में लिखा है या ई में लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब नंबरिंग लिख देता हूं, बी ए सी, सी ई एफ, बी डी एफ, उसके बाद है बी ए एफ, ठीक है। इनमें से कौन सा, ये है ओपन डाइस, ओपन डाइस मतलब खुली हुई है, इसको पैक करने पे कौन सा फिगर इनमें से सही होगा या हो सकता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपोजिट देखिए, बी का अपोजिट है डी, तो बी और डी दोनों साथ में नहीं दिखने चाहिए, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, मतलब चांसेस है। सी का अपोजिट है ए, लेकिन यहाँ पर सी और ए दोनों दिख गए। मैंने पहले ही कहा था पीठ और बैक कभी एक साथ नहीं दिखती, लेकिन यहाँ देखिए फ्रंट और बैक दोनों दिख रहे हैं, ए का अपोजिट सी है, सी का अपोजिट ए है, लेकिन दोनों दिख रहे हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यही कॉन्सेप्ट आप सर में लगाइए, सब में लगाइए, ई का अपोजिट क्या है, एफ, लेकिन ई और एफ दोनों दिख रहे हैं, मतलब ये नहीं हो सकता। बी का अपोजिट क्या है, डी है, बी और डी दोनों दिख रहे हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बी का अपोजिट डी नहीं दिख रहा, ए का अपोजिट सी नहीं दिख रहा, ई का अपोजिट एफ नहीं दिख रहा, मतलब दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है डाइस के क्वेश्चन में, मैंने आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और इतना अच्छा वे बताया मैंने कि अगर इन सभी का यूज करें प्रॉपर ढंग से तो आपको कहीं पर कोई भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लेवल पे बनाएं। कई बार बच्चे हम जितना पढ़ लेते हैं उतने में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, नए नए क्वेश्चंस को निकालिए और उसी ट्रिक से सॉल्व करने की क्वेश्चन को करिए। अगर नहीं बनता तो उन्हीं क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट अपने टीचर को भेजिए और उनसे हेल्प लीजिए कि सर आपने इस मेथड से सॉल्व करवाया था लेकिन इससे हमारा आंसर गलत आ रहा। कई बार बहुत जगह बुक्स भी गलत होती हैं, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं होती हैं, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो अपनी बुक्स किसी टाइपिस्ट को देता है, वो टाइप करता है, एडिटिंग तो करते हैं, लेकिन कई बार हम इग्नोर कर देते हैं एरर डिटेक्शन करते समय, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। कई बार छोटी छोटी, क्योंकि हम
हायर लेवल पे जब पढ़ाते हैं तो कई बार स्किप हो जाती हैं, कई बार चेक करते समय ध्यान नहीं दिया, कुछ बातें आ गई ऐसी, तो हो जाती हैं गलतियां, हर जगह गुंजाइश होता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए, उन्हीं से दोबारा जैसे आप पढ़ रहे हैं उनसे दोबारा पूछिए कि सर ये क्वेश्चन आपने इस ट्रिक से बताया था लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, हमें थोड़ा बताइए उसी मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेथड वही सही होती है जो यूनिवर्सल हो। हर क्वेश्चन के लिए अगर मैं 4-4 मेथड बताने लगूंगा तो आपकी पढ़ाई तो हो चुकी। कभी भी मैं अपनी मेथड्स को चेंज नहीं करवाता, एक मेथड अगर रखता हूं तो उसको पूरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे क्वेश्चन पे ये मेथड कैसे लगेगी। नहीं लगने वाली होगी तो मैं पहले से वार्न कर दूंगा कि इसको इस जगह पे अप्लाई बिल्कुल नहीं करिएगा। ये मैंने टाइम सेविंग के लिए आपको बता दिया है, यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर करने के लिए आपको उसी मेथड बेसिक का यूज करना पड़ेगा या डिफरेंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक 4 मार्क्स का, 2 फॉर द इजी एंड 2 फॉर द डिफिकल्ट लेवल, ओपन और क्लोज के आएंगे तो वो डिफिकल्ट की कैटेगरी में आएंगे। अगर सिंपल से आ जाते हैं कि अपोजिट फाइंड आउट करिए सिंपल, तो वो आपका इजी लेवल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।